अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने नए टॉपिक के साथ आज फिर आपके साथ यहाँ मौजूद हूँ। हम आज पढ़ने जा रहे हैं अपना न्यू टॉपिक को, जो हमारे पास है असल में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को हम स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। दैट एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात की थी हमने। फिर हम गए थे कि जो है हर नहीं, एटम सिर्फ एक टाइनी पार्टिकल नहीं होता, बल्कि उससे भी छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि वहाँ से डिस्कवरी शुरू हुई थी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे जे थॉमसन ने की थी, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने स्पेक्ट्रम की टाइप्स देखी थी। स्पेक्ट्रम की टाइप्स देखने के बाद हमने उसमें ये देखा था कि स्पेक्ट्रम की टाइप्स से हमें क्या मिलता है, कि हम एक स्पेक्ट्रम को किससे यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू एनालाइज और इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई the element of an atom, any element of atom on the behalf of their wavelengths. Um, if we have consider the example of a sun, the sun has a continuous spectrum. When the white light comes towards our atmospheres, and our atmosphere absorbs some types of radiations, and then जो हमें emissions जो types of radiations, and then जो हमें जो spectrum मिल रहा था वो असल में absorption spectrum हम तक पहुंच रहा था। Meaning of seven colors जो रेनबो की हम बात करते हैं, हमने ये बात की थी, continuous spectrum consists of when white light passes through prisms and produce 7 colors of a spectrum, and the whole process is called dispersion. Then we have to move on. Line spectrum, but when we describe the what is line spectrum, let us describe the on the basis of both types. We describe on the basis of emission or and absorption spectrum. Actually, continuous spectrum is a combination of emission and absorption spectrum, but the line spectrums were either absorption or either emission spectrum. यानी अगर आपको आपका बैकग्राउंड जो है, आपका बैकग्राउंड जो है अगर ब्लैक है और उसके ऊपर ब्राइट लाइंस आ रही हैं, तो वो आपके पास इमिशन स्पेक्ट्रम होता है। और अगर आपके पास जो है ब्राइट कलर लाइंस यानी ब्लैक लाइंस है और ब्राइट कलर लाइंस जो है आ रही हैं, वो आपके पास ऑप्शन स्पेक्ट्रम होता है। तो अब हम मूव करते हैं अपनी ये हमने टैप्स की बात की, फिर हम इसको क्यों यूज़ करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। देन वी हैव मूव ऑन दैट इसकी एप्लीकेशंस को हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी, इसी तरीके से अगर एटमॉस्फेयर में मौजूद जो गैसेज होती हैं उसका अंदाज़ा उनको भी हम इनकी वेवलेंथ के हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वी वांट टू नो द अदर प्रोसीजर्स एंड यहाँ पर हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं वो स्पेक्ट्रोमीटर होता है। देन वी मूव ऑन, हमने मूव किया, हमने जो है वो स्पेक्ट्रम के बाद हमने जो है हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम देखा। उसमें हमने जो है वहाँ से सीरीज़ देखी, बारबर सीरीज़ के फॉर्मूले को लेते हुए, फिर आई लेमन ब्रैकेट और पास्चन सीरीज। तो वहाँ से हमारे पास जो है, और फिर हमने ये बात की कि हम इमिशन एब्जॉर्प्शन फ्रैक्शन की एक और बेस्ट एग्जांपल कैसे ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जा रहा होता है, तो वहाँ पर आपके पास जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, और जब वो हायर एनर्जी से एक लोअर एनर्जी स्टेट पे वापस आ रहा होता है, तो वहाँ पर इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, क्योंकि वो एनर्जी को रिलीज आउट करता है। अब हम चलेंगे, ये सारी बातें तो हमारे पिछले जो है लेक्चर में हो चुकी हैं। अब हम जा रहे हैं एक शॉर्ट रिव्यू करने, कह सकते हैं कि अर्ली एटॉमिक फिजिक्स में, जिसमें हमारे पास अर्ली डिस्कवरीज जो हुई थी, जैसे कि हमने पहले जो छोटी बहुत बात की कि जो थॉमसन क्लेवर फैराडे एक्सपेरिमेंट, गैथोड एक्सपेरिमेंट की सब से हुआ था। अब हम चल रहे हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की तरफ। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है एक ऐसा मॉडल था जो फर्स्ट टाइम जिसने जो है एटम के स्ट्रक्चर्स को डिस्क्राइब किया, लेकिन इसमें कुछ कमियां रह गई थी, और उस कमी को पूरा किया था रदरफोर्ड। यानी इसे कुछ ड्रॉबैक्स थे, यानी रदरफोर्ड पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ था एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में। सो इसका जो है स्टूडेंट था नील बोहर, जो कि उसकी थ्योरी अब तक वैलिड मानी जाती है और अब तक उस पर भरोसा था। वो उसने जो है इसके मॉडल को यूज़ करते हुए जो कमियां रह गई थी उसको ओवरकम किया, और एक कंप्लीट मॉडल स्ट्रक्चर फॉर द एटम ऑफ स्ट्रक्चर उसने बनाया। So the Pump-Purey model is given by J.J. Thomson field to explain the certain experimental results associated with the atomic structures of elements. यानी J.J. Thomson ने जो एक Pump-Purey मॉडल बनाया था अपने for explanation of the electron, for discovery of electrons, it is not experimentally successfully
experimentally prove associate the structure of models. So then Ernest Rutherford एक साइंटिस्ट, ब्रिटिश साइंटिस्ट था जो कि कंडक्टेड किया उसने एक्सपेरिमेंट्स, और उसकी बेस पे, उस एक्सपेरिमेंट्स में की ऑब्जर्वेशंस की बेस पे उसने जो है एलिमेंट्स जो है जो एटम एलिमेंट्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्क्राइब किया था, और उसको उसने नाम दे दिया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को। अब हम मूव करेंगे रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यानी अब हम प्रॉपर शुरू करने जा रहे हैं कि रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल होता क्या है, एक्सपेरिमेंट मॉडल होता है। यहाँ पर मैंने जो है पिक्चर्स को डिस्क्राइब नहीं किया है, मैं सिर्फ जस्ट पॉइंट से बताऊँगी कि पिक्चर्स में हमारे पास है क्या, यानी इसकी जो डायग्राम है, क्योंकि आगे हमारे पास एक वीडियो है, उस वीडियो में हमारे पास इसके जो अल्फ़ा रदरफोर्ड अल्फ़ा स्कैटरिंग मॉडल में जो एपेरेटस यूज़ किए गई हैं, जो चीज़ें यूज़ की गई हैं, वो वहाँ पर सही से आपको डिस्क्राइब हो जाएंगी। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जब कंडक्ट किया गया तो एक उसमें एक ऐसी सोर्स की एक ऐसी रेडियो एक्टिव सोर्स यूज़ की गई जिसमें जो है अल्फ़ा पार्टिकल्स मौजूद थे। अल्फ़ा पार्टिकल्स उसमें से जब रिलीज आउट हो रहे थे, जब में से इमिट आउट हो रहे थे, वो जाके एक गोल्ड फॉयल जो शीट थी उससे टकराते थे। उसे टकराने के बाद जो है ज़ाहिर है अब वो इंटरेक्ट करेंगे, उसकी वजह से जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो हाईली आयनाइजिंग पार्टिकल होते हैं और हाईली एनर्जेटिक होते हैं, बट उनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम होती है। सो उसकी हाईली एनर्जेटिक है, हाईली अनाइजिंग पार्टिकल्स हैं, तो वो क्या करेगा कि डायरेक्टेड हाई एनर्जी है तो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा और रेडियो सोर्स से निकलेगा। सो इन ऑर्डर टू स्टडी रिफ्लेक्शन, हम ये स्टडी करना चाह रहे हैं कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्ट होंगे उसकी क्या वजूहत होगी। वो जब जिंक सल्फाइड की फ्लोरेसेंस स्क्रीन से टकराएंगे गोल्ड फॉइल के अराउंड, तो उससे क्या होगा। अब यहाँ पर इन्होंने जो एक डायग्राम दे दी है, जैसे कि हम जब बात कर रहे थे थॉमसन मॉडल की, तो हमने एक शॉर्टली डिस्क्राइब किया था, क्योंकि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है जो थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर सका। थॉमसन ने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी थी फॉर द यूज़ ऑफ कैथोड रे। तो देन यहाँ पर हमारे पास जो एक डायग्राम है, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये असल में आपके पास एक एटम है, ठीक है। इसमें मौजूद जो ब्लू कलर की लाइंस हैं, ये आपके पास वो स्मॉल नेगेटिव चार्जेस हैं जो कि डिफरेंट लोकेशंस पे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। फिर यहाँ पर आपको दिखाई नहीं गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस फैले हुए हैं पूरे कंटिन्यूसली पूरे इस बॉल पे। सो इट इज़ अ कंप्लीट न्यूक्लियस atom of the element, any element, and there is a blue color shows electrons, and the arrows shows there is a distributions of the positive charges which we call protons. नाउ वी हैव टू मूव ऑन। मैंने आपसे बात की कि हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, रेडियो एक्टिव सोर्स जो है जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स आकर इमिट आउट हो रहे हैं, उनकी बम्बार्डिंग हमने एक गोल्ड की थिन फॉइल से करवाई, ठीक है। एक गोल्ड की थिन फॉइल से करवाई, तो अब वो इस पर ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, तो वो क्या करेंगे, इंटरेक्ट करने के बाद वो डिफ्लेक्ट कर जाएंगे अल्फा पार्टिकल्स, और क्योंकि वो हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं तो तेज़ी से डिफ्लेक्ट करेंगे, और जब उनकी डिफ्लेक्शन होगी तो वो आगे एक स्क्रीन लगी होती है फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन, वो उससे जाके वहाँ पर टकराएंगे, यानी अपना इमेज शो करेंगे कि उनका रिजल्ट क्या आ रहा है अदरवाइज। अब उसने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस की हम देखते हैं। उसमें हमारे पास 3 मेजर ऑब्जर्वेशंस थी। एक मेजर फ्रैक्शन ये था कि अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करेंगे गोल्ड फॉर की टूवर्ड्स पासिंग थ्रू, यानी जब अल्फा पार्टिकल्स किसी रेडियो से, हमारी रेडियो एक्टिव सोर्स जो हमने वहाँ पर यूज़ किया, उसमें से जब अल्फा पार्टिकल्स इमिट आउट होंगे वो जाके बम्बार्ड करेंगे गोल्ड फॉइल शीट के साथ, तो कुछ पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स की मोस्टली पार्टिकल्स ऐसे होंगे, मेजर फ्रैक्शन की मोस्टली पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो बगैर किसी डिफ्लेक्शन के उस गोल्ड फॉइल की उस वॉल से पास कर जाएंगे। हैंस मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम, यानी वहाँ पर मौजूद जो गोल्ड फॉइल में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमारे जो अल्फा पार्टिकल्स का नीचे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो वो जो है असल में हमारे पास गोल्ड फॉइल में मौजूद इलेक्ट्रॉन नहीं टकराएंगे, बल्कि वो सीधा पास कर जाएंगे। देन इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द पार्ट है आपका आइटम का वो खाली रह जाएगा। फिर उसने कहा कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो कि गोल्ड फॉइल से जो है डिफ्लेक्ट करेंगे स्मॉल एंगल्स पर, हैंस द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम। अच्छा, जब पॉजिटिव चार्ज जो मौजूद है एटम्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सो द पॉजिटिव चार्ज एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। सो जो पॉजिटिव चार्ज जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे, तो हम उसका जो है कंसनट्रेटेड एक स्मॉल वॉल्यूम होगा फिक्स्ड। सो only a very few particles were deflected back, यानी कहने का मतलब है कि बहुत ही फुल कम पार्टिकल्स जो है वो टकरा के
वापस भी आ जाएंगे। और only means one or two few particles had nearly deflect at an angle of 90 degrees. So it means that the charged particles occupied a volume is very small as compared to the total volume of the atom. सो यहाँ पर कहने की बात है, इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या क्या कहती, इसने ये ऑब्जर्व किया कि जो अल्फा पार्टिकल्स जब बम्बार्ड करवाएंगे हमारे पास रेडिएटिव सोर्स में से लेंगे, उसकी बम्बार्डिंग होगी गोल्ड फॉइल के साथ, गोल्ड शीट फॉइल के साथ, तो होगा क्या कि आपके पास जब वो बम्बार्ड करेंगे तो जो मेजर यानी ज़्यादा तादाद में जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो बगैर किसी डिफ्लेक्शन के वहाँ से होकर गुजर जाएंगे, तो मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम जो है आपके पास खाली रह जाएगा। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो कि गोल्ड फॉइल से स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट होंगे। हैंस द पॉजिटिव चार्ज जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो उनका बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम होगा, और बहुत थोड़े से पार्टिकल्स जो होंगे वो डिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आ जाएंगे। यानी इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं अगर 60% या 70% जो है बगैर किसी डिफ्लेक्शन के अल्फा पार्टिकल्स बगैर किसी डिफ्लेक्शन के हमारे गोल्ड फॉइल की शीट से पास हो रहे हैं, तो बहुत थोड़े से यानी हो सकता है 10-30% जो है वो स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो जाए, और बाकी जो है हमारे पास हो सकता है 10 या 15% जो है डिफ्लेक्ट बैक होके वापस आ जाए, और बाकी जो 5 या 6% बचता है वो जो है नियरली 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो। सो इट मीन्स बहुत छोटा सा स्मॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू द, और उसका जो वॉल्यूम होगा बहुत ही स्मॉल होगा, सो एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम। अब जो मैंने ये 3 ऑब्जर्वेशंस की हैं आपको बताई है कि डिफ्लेक्शन किस किस की हो रही है, किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, और किसकी बिल्कुल भी नहीं होगी, और कितने किस एंगल पर होंगे, तो अब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे ड्यू थ्रू एंड अब वीडियो, एक छोटी सी 2 मिनट की वीडियो है जिसको हम देखते हैं, उसमें हमें सही से ऑब्जर्व होगा, यानी एक्सपेरिमेंट है, एनिमेटेड वीडियो। सो कंक्लूजन पे जाने से पहले मैं आपको जो हूँ इस वीडियो का जो है बताऊंगी। I want to play the video, then as you can see here, first I want to do something with I want to play this video. While performing experiments on radioactivity, Ernest Rutherford bombarded fast-moving alpha There is particles on a thin gold foil. with a gold foil. He observed the reflection of the alpha particles with the help of a screen. Yeah, there is Now, three according to distinct Thomson's atomic model, an atom consists of a positively charged sphere This is with electrons embedded in it. we observed that Thomson So, model. Rutherford expected that almost all the alpha particles will pass straight and only small deflections will be observed if there would be any. As you have seen, However, there is a small Rutherford got angle totally deflection. contrasting results. So it means that major From his experiment, particles he made the following observations. without any First, deflection, most of they the are passing fast-moving alpha gold foil, particles passed and some of the straight through the gold particles foil. were Second, some alpha particles were deflected through the at a foil small by angle. small angles. And the third point, some alpha particles were deflected by large That angles. angle means 180 In rare cases, almost. an alpha particle got deflected by an angle of 180 degrees. Very few particles. Based on his observations, Rutherford derived the following conclusions you have from his seen that gold foil experiment. many of the particles First, were without since any most deflection alpha particles the gold pass foil, through the gold foil and without any very few deflection, particles most of the space with inside an atom is empty. small angle and Second, both. very few particles suffered a deflection from their path. And you have seen Now this means is a small that large positive angle, charge occupies and there is very a little small space angle. inside an atom. There is a large angle. Third and final point. As a small fraction of particles got deflected And completely by 180 here, degrees, the light line is shown all that positive charge they and are mass of gold atoms deflected. are present within a very small volume inside the atom. As you have seen, that red light has a right left light.
Now we have move on. There the conclusion. What is he observed after what he conclude that atomic structure that he said that positive charge particles and most of the mass of the atom was concentrated in extremely small. जैसे कि हमने बात की थी आपसे कि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स जो है वो हमारी जो है डिफ्लेक्ट बैक हुए हैं यानी डिफ्लेक्ट करके गए हैं एट अ वेरी स्मॉल एंगल और वेरी फ्यू एट अ वेरी लार्ज एंगल्स मैनी जो मेजर पार्ट है हमारे अल्फा पार्टिकल्स का वो जो है बगैर किसी डिफ्लेक्शन के पास होकर गुजर गया है और कुछ जो है बाउंस बैक होकर वापस आ गए हैं तो जो डिफ्लेक्ट करके एट वेरी स्मॉल एंगल और एट अ वेरी लार्ज एंगल पे गए हैं अप्रॉक्स 180 और लेस देन 50 डिग्री उनका वॉल्यूम बहुत ही कम है जो कि और उस रीजन को जिस वॉल्यूम की हम बात करें स्मॉल वॉल्यूम की जो कि असल में एटम का मास है इस पर कंसनट्रेट कर रहा है वो उस पर डिपेंड कर रहा है तो असल में वो क्या है असल में वो रीजन क्या है असल में वो रीजन आपके पास क्या है असल में वो रीजन आपके पास वो है जिसको आप नाम देते हैं ही कॉल दिस रीजन ऑफ द एटम एज अ न्यूक्लियस यानी वो स्मॉल वॉल्यूम जिस पे आपके पास चार्ज पार्टिकल्स जो है एटम्स में से क्या हुए हैं डिफ्लेक्ट होके गए हैं तो उन्होंने बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है और दैट दिस रीजन इज कॉल्ड ए न्यूक्लियस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स एक और पॉइंट प्रपोज किया था कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं सराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स उसने एक और क्लेम किया दैट दीज एटम्स अराउंड द न्यूक्लियस around revolving around it at very high speed in a circular path यानी आपके पास जो रदरफोर्ड टॉर्क मॉडल ने ये बात की थी कि न्यूक्लियस के गिर्द जो आपके चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करते रहते हैं ऐसे वो असल में वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और उसने उसको नाम किया इलेक्ट्रॉन्स का वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड ही ऑल्सो क्लेम दैट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस दे आर मूविंग विद अ वेरी हाई स्पीड एंड इन अ सर्कुलर पाथ एंड उस सर्कुलर पाथ को उसने नाम दे दिया जो कि इमेजिनरी होता है उस सर्कुलर पाथ को उसने नाम दे दिया या मैं कहूँ सर्कुलर पाथ और आप यू कैन सी ऑर्बिट्स और हम उसको नाम देते हैं शेल्स का और निजी लेवल्स का सो ईच इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज जो कि हम जान गए कि इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि न्यूक्लियस में मौजूद क्या है न्यूक्लियस में मौजूद है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स उसको आपने नाम दिया है प्रोटॉन्स का वो क्या कर रहे हैं अब इलेक्ट्रॉन्स जब ऑर्बिट की गिट्स मूव कर रहे हैं तो उनकी मूवमेंट से क्या हो रहा है कि वो जो है न्यूक्लियस में मौजूद न्यूक्लियस जो है उसको अपने आप से बाइंड करके रखा है being a densely concentrated mass of positive charge particles are held together because nucleus में मौजूद पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है यानी प्रोटॉन्स मौजूद हैं उनका भी कुछ मास होगा तो वो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स पे जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे क्योंकि अनलाइक चार्जेस जो होते हैं जो अनलाइक चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं लाइक चीज़ें होती हैं जो लाइक थिंग्स होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बाउंड हो रहेगा क्योंकि आपके पास न्यूक्लियस में क्या मौजूद है प्रोटॉन्स मौजूद है तो जो रिवॉल्व करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस वो उसको उसकी वजह से आपस में ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वो उसको बाउंड करके रखेगा नाउ वी हैव टू मूव ऑन दैट व्हाट ड्रॉबैक्स ऑफ इट्स these are the drawbacks I'm talking about the last point if you have that electron there is an electron revolving around the nucleus and revolving around the nucleus and revolving around the nucleus and nucleus consists on a positive charge particles which called proton and it bound with it is tightly bounded with it permanently bounded the electron with it because there is a force of attraction between them if electron being closer to much to the nucleus then the force of attraction is very small or if an electron is revolving around in a very high orbit so the distance between the electron and the nucleus is very large so that's why the force of attraction between them is very low so the electrons if we इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना हो तो वो क्या होगा कि हमें इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी अगर इलेक्ट्रॉन करीब वाले ऑर्बिट में है न्यूक्लियस के तो वहाँ पर एनर्जी उसको ज़्यादा देनी पड़ेगी निकालने के लिए बनस्बत अगर वो ज़्यादा दूर है तो इलेक्ट्रॉन को हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी क्यों क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी और जब यहाँ होगा तो हमें उसको जो है निकालने में बहुत मुश्किल होगी क्योंकि जितना ज़्यादा करीब होगा उतनी ही ज़्यादा वो टाइटली बाउंडेड होंगे नाउ वी हैव टू मूव ऑन ड्रॉबैक्स ऑफ द एटम्स दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द
nuclear atom that will predicts as the classical model. Classical models fail हो जाते थे. Classical model of the nuclear atom predicts that the atom decays, यानी atom खत्म हो जाता है. इन classical model ये theory कहता था, फोटोन मॉडल क्लासिकल मॉडल क्लासिकल फिजिक्स के लिए वो फॉलो करता है, तो वो कह रहा था कि एटम जो है डीके हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. So, but why it happened? That there is a reason, and we have to move on this. Rutherford proposed that electron revolving around the nucleus or revolving around the root and in a circular orbit, because he is bounded with a positive charge particles or positive charge nucleus. When a charged particles revolve around a charged particle, it will at like a very high speed and moving in a circular orbit. So, according to the quantum electromagnetic theory, when a charged particle such as an electron, यानी जब इलेक्ट्रॉन एक वेरी हाई स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के दरमियान, ठीक है, अपने सर्कुलर ऑर्बिट में, तो एक्सेलरेट करने के लिए उसको एक्सलेशन के लिए उसमें क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी, जो कि इफ वी इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड अराउंड द चार्ज एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स, एनर्जी चार्ज पार्टिकल यानी एक्सेलरेट कर रहा है, एनर्जी चार्ज पार्टिकल कौन सा है, विच इज न्यूक्लियस एंड दैट देयर इज अ प्रोटॉन अंडर विच सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अब न्यूक्लियस ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को बाउंड किया हुआ है अपने अपने साथ कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से. सो he said that there will be a continuous radiation of energy when electron is revolving around the nucleus, and its position is fixed on that orbit which he's revolving on that orbit, so he continuously radiates energy. So at its continuously radiate energy, so its energies means at one point this energy is finished, means the energy is lost. So इसमें मतलब है कि जब कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज आउट करता रहेगा तो उसकी एनर्जी में लॉस होगा. एनर्जी इज लॉट विच स्लो डाउन द स्पीड. अब एनर्जी में लॉस होगा, उसकी एनर्जी कम होगी, तो वो इतनी हाई स्पीड से रिवॉल्व नहीं करेगा अपने ऑर्बिट में. सो इट्स मीन्स इफ द एनर्जी इज लॉस, सो इट्स स्पीड स्लो and the radius of the electron orbit will reduce. Then uh, at the point electron fall back into the nucleus, but it will not happen. It will now happen, and the result, the atom would collapse. यानी अगर ऐसा हुआ तो एटम क्या होगा कि रिजल्ट में एटम कोलैप्स कर जाएगा. बट दिस डज नॉट हैपन, बट ऐसा कभी नहीं होता है, बिकॉज ही सेज बिकॉज एक्सलेटिंग इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स एनर्जी. या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, चल रहा है, चल रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन अपने इस सर्कुलर ऑर्बिट में, जो कि अब इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट में मौजूद है और न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड हुआ हुआ है विद अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब वो हाई स्पीड से मूव कर रहा है, एक्सेलरेट हुआ हुआ है, हाई स्पीड से मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है. अब वो मूवमेंट की वजह से कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को रेडिएट करता रहेगा इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस. सो ये जो है असल में मानना किसका है, ये जो है मानना है रदरफोर्ड का, कि इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है, एक्सेलरेट करता रहता है, तेजी से मूव ऑन करता है, क्योंकि वो टाइटली बाउंडेड होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस से. ठीक है, तो टाइटली बाउंड होता है बिकॉज ऑफ टाइटली बाउंडेड न्यूक्लियस से, बिकॉज ऑफ सम स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. It is moving at a very high speeds and continuously radiates energy, which so it is the reason behind that the energy is lost, the loss in energy, and the speed is also slow. And electron at this point, the radius of the orbit, electron orbit, will be reduced, and it means, and we can say that as words, that the radius of the electron orbits will shrink, and the electron at the dead points eventually, and the dead points electrons will bounce back, or we can fall into the nucleus, and this result for atoms will be collapse. But it does not happen, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये उसका मानना, ये उसकी थ्योरी, उसका पॉइंट ऑफ व्यू ही गलत था. सो therefore atom could not explain the stability of the atoms. तो उसने तो ये बात नहीं ना कि एटम कोलैप्स कर जाएगा, यानी एटम डीके हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इसीलिए फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है फेल हो गया था एटम की स्टेबिलिटी को बताने में. सो इट इज़ अ बिग बिग big failure of the Rutherford atomic models, that he says that the radius of orbits will be reduced, and he does not he explain the stability of the atom, because his point of view is
will be wrong. So Rutherford proposed that electron around the nucleus in the fixed orbit, and he's another point is also wrong, that electron will also be present in the fixed orbit, and in that fixed orbit it is revolving and continuously radiates energy, and there is a loss in energy, and which slows in speed and is moving slow. Then um, uh, the radius of the orbit will be shrink, and the electron will be bounced back into the atoms, but it nothing will be happen because that atom will be collapsed, he said. बट ऐसा होता नहीं है. हाउ ही डिड नॉट स्पेसिफाई द ऑर्बिट. उसने ये बात करी कि इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट होता है, लेकिन उसने कहा कि ये फिक्स्ड ऑर्बिट में होता है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि कौन से ऑर्बिट में होता है और हर ईच ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है. सो ही फेल्स विथ टू towards phi, because he does not explain the solidity of an atoms, and he said that electron continuously moving in the circular orbit, and with a very high speed, and at that point there is a loss in energy, and electron and which is and is moving with a slow speed, and the radius of the orbit is will be shrink, and the atoms will be bounced back or fall into the nucleus, and the atoms will be collapse. And it is also point of view that electron can revolving in a fixed orbit, but he does not explain the exact number of the orbit, and he eventually also not confirmed about that which orbit, that each orbit contains how many electrons. So there is a all Rutherford atomic model, why he has failed and what he's observed, and his one point of view that most of the part of the atoms, most of the volume of the part of the atom will be empty, and the mass of the atoms will only concentrated on the nucleus part. सो ही रॉन्ग ऑब्जर्व. सो यहाँ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है. अब हम बोहर एटॉमिक मॉडल को स्टडी करेंगे. तो बोहर एटॉमिक मॉडल ने रदरफोर्ड एटॉमिक क्योंकि मॉडल में जो कमियाँ थी उसको ओवरकम किया. तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टॉपिक में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी. यहाँ तक के लिए मुझे इजाज़त दे दी है, और मेरी अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे ज़रूर लाइक करिएगा और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. अल्लाह हाफिज़.